हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाला हूं और आप इस मुद्दे से अच्छे खासे परिचित हैं। लेकिन ये मुद्दा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए मैं इस पर बात करूंगा क्योंकि आज हमारे जो देश में एक अलग तरीका का माहौल है और माहौल ये है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार पाकिस्तान को गाली दे दे तो उसको राष्ट्रभक्त मान लेंगे। यानी कि एक बार आप पाकिस्तान को गाली दे दीजिए, आप एकदम देशभक्त हैं। और अगर आप मुसलमान हैं और पाकिस्तान को गाली दे देते हैं तो फिर एक आप देशभक्त नहीं है, देशभक्त से भी ऊपर वाले देशभक्त हैं। समझो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं हिंदू हूं और मैंने आप जाकर के पाकिस्तान को उल्ट सुल्ट कह दिया तो मैं देशभक्त हूं। लेकिन अगर मैं मुसलमान हूं और मैंने फिर पाकिस्तान के लिए कह दिया तो फिर मैं, एक तो होता है प्रो, एक होता है प्रो मैक्स, तो मैं प्रो मैक्स वाला हूं। फिर समझ गए। अब इसी का मैं आपको एक उदाहरण दूंगा और मैं आज आपको बताऊंगा। इन्हें आप जानते होंगे, इनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। इनकी अपनी एक पार्टी है। अब ये जो पार्टी है, इनके ये मुखिया हैं। अब इन्होंने एक बयान दिया और ये बयान महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है कि आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत के जो सेकुलर हैं खासकर, या ऐसे भटके हुए जो लोग हैं, वो इनको जो है एक राष्ट्र प्रेमी जो है बताना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन आज मैं जो है इनकी असली सच्चाई क्या है, इनका इतिहास, इनका वर्तमान, इनका जो पूरा भविष्य सारा का सारा मैं आज के आपके सामने लेकर के आया हूं। देखिए पूरा गौर से, और आपका सुझाव क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब मामला क्या है? मामला यह है, इन्होंने कहा है कि एनीवन कैन बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि कोई भी व्यक्ति भारत का जो है प्रेसिडेंट बन सकता है। सही बात है। इट्स माय ड्रीम दैट्स अ डे विल कम, यानी कि एक दिन आएगा जब व्हेन हिजाब वियरिंग डॉटर्स विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि एक दिन होगा जब हिजाब वाली जो महिला है वो भारत की प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी। अब लोगों ने इसका जो कंक्लूजन है अलग अलग तरीका से निकालना चाहा। कुछ जो लोग थे अतिवादी, उन्होंने कहा कि ये भारत की जो राष्ट्रपति हैं उनको बुर्का पहनाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। लेकिन मैं इससे सहमत जरूर हूं कि इस टाइम ईरान में जो है जिस तरीका की क्रांति है, एक तो आप इससे इससे जोड़ करके देखिए, दूसरा इससे आप जोड़ करके इसे देखिए कि इनकी अपनी जो मानसिकता है। आप सोचिए कि अगर हिजाब वाली नहीं है तो क्या दिक्कत है? वैसा तो ये कहते हैं कि भाई सेक्युलर, लेकिन इन्हें पीएम और जो सीएम है और यह जो प्रेसिडेंट है वो सब के सब क्या चाहिए? हिजाब में चाहिए। अभी दोगलापन देखिए, इनका दोगलापन सिर्फ यही नहीं दिखता है, इतिहास से भी ला करके दिखाऊंगा इनका दोगलापन है क्या। आज देखते हैं क्या है मसला इनका। एक मैं वो भी सुनाऊंगा आपको, ये पूरा है, आप इसे देख लीजिए। वो कह रहे हैं AIMIM प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि इट इज माय ड्रीम, यानी कि ये इनका ड्रीम है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, याद रखना। ये है इनका ड्रीम। ड्रीम क्या है कि एक बुर्का वाली जो है क्या बननी चाहिए? देश की जो है राष्ट्रपति बननी चाहिए। लेकिन ये वही व्यक्ति है, इन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी हिंदू सिर्फ अपनी आइडेंटिटी के कारण ही क्या नहीं बन सकता, कोई भी पीएम सीएम या ऐसा कुछ नहीं बन सकता प्रेसिडेंट। शुरू में उन्होंने ऐसा कहा था कि वहां का संविधान ऐसी अनुमति नहीं देता। जो लेक्चर है वो सुनाऊंगा इनका। इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का तो जो संविधान ऐसा नहीं कहता। क्या इन्होंने आलोचना कभी की? उसकी नहीं करी है। लेकिन ये भारत में देखना चाहते हैं। क्यों भाई? अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके मायने क्या हैं। जो देश के नॉन मुस्लिम्स हैं, जो हिंदू हैं, उनको इनके इस बयान से डरना क्यों चाहिए? ये वास्तव में एक बयान नहीं है, ये एक धमकी भी है। इनकी एक धमकी नहीं है। आप जानते होंगे कि 15 मिनट वाला बयान है। वो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए, 25 करोड़ मुसलमान ये 100 करोड़ आबादी को ठीक कर देंगे। सुनवाऊं वो भी एविडेंस? नहीं वो तो आप सुनाइए, देखिए अच्छा लगेगा आपको। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है कौन हटा लो। 15 मिनट हटा लो। उनको ये बार बार जब पॉलिटिक्स में आते हैं, चुनाव होते हैं, तो 15 मिनट वाला ये भी बोलते हैं, और इनका जो छोटा भाई कायर भाई जो है वो भी बोलता है। और मैं तो मानता हूँ ये देश के दुर्भाग्य है पूरे हिंदुओं का कि वो व्यक्ति खुला घूम रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए, देखो वो बात कहीं और करेंगे उसको। तो इन्होंने ये बोला है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये सुनाता हूं कि आज हम ये तो बोल दिया, लेकिन जो इन्होंने बोला है वो भी मैं आपको सुनाता हूं। लेकिन इसके जो मायने हैं, हिंदू क्या निकाल सकते हैं और उनको सतर्क क्यों हो जाना चाहिए, वो भी मैं आपको आज को बताने वाला हूं। ये तो आप समझ गए हैं। जैसे ये वाला जो रजाकार, ये मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले इनका एक बयान सुनिए तुम। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक
वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, इनकी मैं अभी निकालूंगा इनका दोगलापन। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हमारा आप नहीं रहेंगे पर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह। अब इस व्यक्ति की जो धूर्तता है वो मैं आपको बताने वाला हूं मसला क्या है और हिंदुओं को क्यों डरना चाहिए इसके इस बयान से। इसके दो तीन कंक्लूजन जो मैंने एक तो शुरू में बता दिया, दूसरा है डेमोग्राफी चेंज। जिस तरीका से इन्होंने जो है बाहर से जो घुसपैठियां हैं वो बसाई जा रहे हैं और भारत की जो डेमोग्राफी है लगातार उसको बदला जा रहा है, तो इन्हें ये लगता है कि भाई इतना हम कब्जा चुके। कश्मीर आप देखो आजादी के बाद में भी इन्होंने ही देश बंटवाया था, इनकी पार्टी ने भी बंटवाया था, इन्हीं लोगों ने बंटवाया था, तो फिर ये पाकिस्तान नहीं गए। इन्हें लगा है कि भाई अगर हम 70 साल में इतना बढ़ सकते हैं, 30 बता रहे ना कि 30% हो गए, 25%, इसी तरीका से अगले 70 साल में हम बढ़ जाएंगे। अब अगर ये 60% होते हैं तो हिंदू तो धीरे धीरे कम होगा, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो फिर भाई वो जो कह रहा है जो ये व्यक्ति, वो ये अपना कैलकुलेशन के हिसाब से कह रहा है, ख्वाब जो बता रहा है वो कैलकुलेशन से। लेकिन अब सवाल आता है, इनसे भी लोग ठीक है इन्होंने अलग से जवाब दिए हैं कि भी पहले अपनी पार्टी का तो कोई एक अध्यक्ष ऐसा बनाओ जो बुर्का ना पहनती हो, या फिर बुर्का वाली बना दो किसी, है ना, अजलाफ को बना दो। आप नहीं बनाओगे, अपनी पार्टी से शुरू नहीं करोगे, लेकिन देश से शुरू करोगे। क्लियर है ना। अब देखिए, अब इनसे डरना क्यों चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, रजाकार मूवमेंट आप जानते होंगे कि रजाकार के द्वारा इनकी एक अपनी प्राइवेट आर्मी थी। अब इन जो आर्मी जो है उसने करा क्या, जब भारत का विभाजन हुआ आप जानते होंगे, तो इन्होंने हैदराबाद रियासत जो है उसको पाकिस्तान में विलय करने का, इन्हीं के पुरखों ने, ये जो रजाकार हैं यही रजाकार हैं। इनकी पार्टी जो AIM DMK है, AIM जो है वो पहले MIM हुआ करती थी और इनके बाबा दादा उसे चलाया करते थे। 47 में जब हुआ ये, तो इन्होंने क्या किया कि जो आजादी के बाद में उसको हैदराबाद रियासत को पाकिस्तान के साथ जाने का जो है इन्होंने प्रस्ताव किया। अब जब सरकार ने इन्हें नहीं माना, आप जानते भी होंगे, उस अच्छे से नहीं जानते तो रजाकारों का जो इनका जो उदय है वो कैसा होता है आप जानिए इसे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM जो है, जो आज AIMIM है, वो पहले MIM थी। अब इसका जो है, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, हैदराबाद के निजाम शासन को बनाए रखना और हैदराबाद को एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र, देखना आजादी के बाद मुस्लिम राष्ट्र बनाना, जैसे पाकिस्तान बना है वैसा बनाना है। ये उस जड़ है इनकी। आप सोचिए, अत्याचारों का प्रकृति शुरू होती है। आप ये जानते होंगे कि कोई भी ऐसा मुस्लिम देश नहीं है जहां पर हिंदू जो है अपनी स्वतंत्र प्रैक्टिस करते हो या फिर 2% 3% से ज्यादा हो। तो आप पाकिस्तान में देखिए, वहां बताते थे कि 15-20% थे, अब वो लेस देन 1% है। आप इसी तरीके से बांग्लादेश में देखिए, वो आने वाले समय में लेस देन 1% हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सफाया लगातार जारी है उसी तरीके से इनके मायने समझो। जब ये कहता है ना बुर्के वाली PM CM, तो आप समझिए तुम्हारे अस्तित्व को समाप्त करने की ही वो इनडायरेक्ट कह रहा है कि तुम एक मुस्लिम देश में हिंदू हो ही नहीं सकता। आप समझो इस बात को। अब देखिए रजाकारों ने करा क्या, इनकी जो सेना थी प्राइवेट सेना, इनके बाप दादाओं की, उन्होंने हिंदू क्षेत्रों में उन मुस्लिमों को निशाना बनाया जो भारत के साथ विलय चाहते थे। उनके द्वारा यानी कि हिंदुओं को जो है नरसंहार, सामूहिक कई गांवों को जला दिया गया और निहत्थे नागरिकों को जो है उनकी हत्याएं की गई। लूटपाट और संपत्ति जो है, हिंदू व्यापारियों और घरों को, दुकानों को लूटा। उसके बाद में धार्मिक उत्पीड़न ही था सारा, और कुछ नहीं था। मंदिरों को जो पवित्रता है उसको नष्ट किया, जबरन धर्मांतरण किया, महिलाओं पर अत्याचार, रजाकारों के द्वारा महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, अपहरण की गई, और उसमें उनको जो है, जैसे कि बांग्लादेश में आप देख रहे हो ना, अगर वो घर में छुप गए हैं तो घर को ही जला दिया। समझ गए। कुछ घटनाएं हैं जैसे भैरनपल्ली का जो नरसंहार है, उस टाइम का भैरनपल्ली जो है, ये रजाकारों के द्वारा अत्याचार का एक काला अध्याय है, जहां ग्रामीणों ने रजाकारों का जो विरोध किया था, जिसका जवाब रजाकारों ने दर्जनों ग्रामीणों को बहरे से हत्या की। अब देखो किसानों का विद्रोह, रजाकारों के अत्याचारों के कारण तेलंगाना के किसानों ने सशस्त्र विद्रोह किया। उसी की वजह से ऑपरेशन पोलो करना पड़ा भारत सरकार को। और ऑपरेशन पोलो जब उन्होंने किया तो इतनी मार लगाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सेना है, भारत की सेना ने, कि इनको 24 घंटे नहीं हुए हथियार डालने में और ये भाग खड़े हुए यहाँ से। 19 सितंबर 1948 में सैन्य ऑपरेशन पोलो किया गया। और ऑपरेशन पोलो जब होता है तो उसके बाद 1948 ऑपरेशन के शुरू होने के मात्र 5 दिनों के अंदर 108 घंटे में रजाकर की जो सेना है उसके पृष्ठ भाग को तोड़ करके जो है उसकी बत्ती बना दी गई और बत्ती को जो है बांस कर दिया गया इनका अच्छे खासा तरीका से। अब जो कासिम रिजवी है, देखो ये कासिम रिजवी जो है को गिरफ्तार कर लिया गया और रजाकर सेना को भंग कर दिया गया। 17 दिसंबर 1948 हैदराबाद आधिकारिक रूप से जो है भारत का हिस्सा बन गया। अब समझिए मुझे इस बात को कि अगर कोई ऐसा देशभक्त होता जो PM होता, तो आप मुझे बताइए कि क्या इसके जो पूरी की पूरी जड़ है इस फैमिली को छोड़ता? अब मैं आपसे पूछता हूं,
आजादी के बाद में अगर कोई ऐसा पीएम होता कि जो इस परिवार को छोड़ता क्या, या इसकी कोई भी, जो आज ये एमआईएम ही थी और इसी को एआईएमआईएम बना दिया, क्या इसकी छोड़ता? मेरा मानना है कि वास्तव में इसको समूल नष्ट कर दिया गया होता और जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का जो मूल कारण था उसको 100% किया जाना था। आज भारत जिस समस्या से जूझ रहा है ना, ये उन्हीं हरामियों की जो देन है। आप, मैं सही बता रहा हूं आपको कि जिन्होंने जो है इसको एग्जीक्यूट ही नहीं होने दिया, समझ गए? तो आज देखना, रजाकर द साइलेंट जेनोसाइड ऑफ द हैदराबाद, ये रजाकारों का जो इतिहास है, हाल ही में ऐसी फिल्म बनी है, आप जानते हो कि रजाकारों के ऊपर फिल्म बनी है। ये फिल्म में जो है साहित्य के माध्यम से चर्चा में लाया गया, जिसमें उस समय की जो भयावहता है उसे दर्शाने का प्रयास किया गया। अब देखना, ये पूरी की पूरी जो कहानी मैंने आपको बताई, अब आप देखिए एक और है इसी के अंदर, इसी के अंदर दिखाता हूं आपको। देखने यहाँ पे देखिए, रजाकर वर दैट प्राइवेट मिलिटेंट्स दैट कमिटेड दैट वाइड स्प्रेड एंड सेवियर द एट्रोसिटीज इंक्लूडिंग दैट मास किलिंग, रेप एंड दैट लूटिंग अगेंस्ट दैट ए प्रीडोमिनेंटली हिंदू पॉपुलेशन। क्योंकि अभी जो मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया था वहां पर मिली जुली आई थी, लेकिन यहाँ पे क्या था, प्रीडोमिनेंटली, देखना इस वर्ड को पढ़ना, प्रीडोमिनेंटली हिंदू पॉपुलेशन। क्योंकि उसमें लोग बोल सकते थे कि इसमें तो हिंदू मुस्लिम दोनों आ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये पूरा का पूरा जो जीनोसाइड था वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का था, याद रखना इस बात को। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, आप जानते होंगे कांग्रेस के अध्यक्ष, उनकी जो फैमिली है वो इसी जो रजाकार के द्वारा जो अत्याचार हुए थे उसमें जला करके मार दी गई थी, याद रखना इसको भी। बैकग्राउंड जो मैंने आपको बता दिया, इसीलिए ये लाइन मैंने पढ़ाई थी कि उसे लेकर के लोग आते कि देखो देखो ये तो हिंदू मुस्लिम दोनों थे। नहीं, आप ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। और उस टाइम पे वैसे भी पाकिस्तान बना था तो उन पे एट्रोसिटी क्यों होती, उन्हें जले जाना चाहिए था यहाँ से। अब बात आती है रजाकर वाज दैट आर्म्ड वॉलंटियर फोर्स, समझ गए ना? आप समझिए जो ओवैसी क्या कह रहा है और ओवैसी का मतलब क्या है, आप समझ गए होंगे इसको। तो आज अब मैं थोड़ा सा इसको आपको जाकर के ये भी देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है अनटोल्ड स्टोरी रजाकर विद दैट अयूब अली, ठीक। और इनको बाद में यहाँ पर जो है राजनीतिक जमीन जो है वो प्रदान की गई। अब थोड़ा सा मैं आपको, अब मैं थोड़ा सा आपको इसका बताता हूं कि ओवैसी जो है वो वास्तव में क्या चीज है। देखिए, अब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा इसे बता देता हूं। अगर आपको ओबीसी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको देशभक्त बनाने पे तुले हुए हैं कि ओवैसी एक देशभक्त है। ओवैसी देशभक्त कैसा है वो भी देखिए। ओवैसी के दो चेहरे हैं, ओवैसी के दो चेहरे हैं। एक है जहां पर वो तिरंगा जो है पहने हुए है, और दूसरा असली में है जो टोपी में है, राष्ट्रवादी चेहरा। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जब सिंदूर होता है उसके बाद इसने कहा कि भाई पाकिस्तान, उसने कभी भी, याद रखना, मैं कितनी सारी वीडियोज में बोल चुका हूं कि पाकिस्तान अपने आप में समस्या नहीं है। पाकिस्तान एक क्षेत्र है और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग हैं, लेकिन जो लोग रहते हैं उनकी अपनी एक विचारधारा है। ओवैसी ने उस विचारधारा के लिए कभी नहीं बोला है, क्योंकि ओवैसी खुद उस विचारधारा से आते हैं जो पाकिस्तानी विचारधारा है। इसीलिए आपको अगर काउंटर करना है तो विचारधारा को करना है, देश को, किसी लोगों को नहीं करना है। आप किसी लोगों को जाकर नहीं बोल सकते कि भाई ये आदमी गलत है, ये आदमी गलत है। आदमी गलत नहीं है, विचारधारा गलत है, समझ गए? हमें खतरा व्यक्ति से नहीं है, इस विचारधारा से है असली जो मुद्दा है। इसीलिए आप देखते होंगे कि भारत के जो लोग हैं उनकी समझ इतनी छोटी है कि पाकिस्तान को गाली दे दीजिए बस आप देशभक्त हो गए। अगर आप कोई मुसलमान है पाकिस्तान, फिर तो आप एकदम महान देशभक्त हो गए। तो हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। अब बात आती है कि ओवैसी ने जो है पाकिस्तान के लिए बोल दिया। अब भारत के जो लोग हैं वो तो गदगद हो गए, अरे रे बहुत बड़ा देशभक्त है, ठीक है। पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद एक डेलीगेशन गया था, उसमें भी ये गए थे, ठीक है। अब बात आती है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति जो है इनका माथे पे जो, जैसे बताया मैंने, तिरंगा जो है, इसे देख करके जो हिंदू जो है उनका लगा अरे रे बहुत बड़ा देशभक्त है, बहुत बड़ा। अब आते हैं हिजाब वाली जो प्रधानमंत्री बनेगी, इसका मतलब आपको मैंने अच्छे से समझा दिया क्या कहना चाह रहे हैं ये, और कितने सारे संकेत उसमें छुपे हुए हैं। अब दूसरा, शर्जील इमाम और उमर खालिद, याद रखना, शर्जील इमाम और उमर खालिद को क्या बता रहे हैं, ये बच्चा बता रहे हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम पर क्या है आप समझ रहे होंगे। शर्जील इमाम जो है भारत से अलग काटने की बात कर रहा है, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसको अलग कर दो उसकी बात कर रहा है। दोनों के दोनों यूएपीए में अंदर है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको जमानत देने से मना कर दिया है। उसके बाद ये व्यक्ति कह रहा है ये बच्चे हैं, क्यों? मजहब से आते हैं इसलिए वो इन्हें बच्चे बता रहे हैं। अब देखिए, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है लेकिन उन्हें नौजवान बच्चे बताया जा रहा है। वीडियो का निष्कर्ष दोहरा चरित्र है, और आप वो तो जानते होंगे 15 मिनट वाला, ये भी कहते रहे हैं तुम्हें कौन बचाएगा। तो आप समझिए कि आपको क्या समझ रहे हैं, आप पाकिस्तान से दुश्मनी है या पाकिस्तानी मेंटलिटी से। मैं कहता हूं पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, पाकिस्तानी मेंटलिटी दुश्मन है जो भारत में भी है,
समझ गए, वो आपका असली खतरा है। अब देखिए राष्ट्रवाद का उपयोग केवल राजनीति के लाभ के लिए कर रहे हैं, ताकि जो कुछ सेकुलर हिंदू हैं वो इनको राष्ट्रवादी समझें और वोट दे दें जाकर के। अब अच्छा, आप कहोगे कि फिर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भाई अलतकैया कर रहे हैं, इनका तो पूरा लिटरेचर है जहां पर ये अगर अपना मजहब के लिए अगर फायदा है तो अलतकैया कर सकते हैं, तो इन्हें तो मिली हुई है धार्मिक छूट है, तो इसलिए ये सब कर रहे हैं। और इन्होंने कोई अपने मजहब के लिए नहीं बोला, पाकिस्तान के लिए बोला है। अब पाकिस्तान कोई मजहब नहीं है, पाकिस्तान एक देश है, वो भारत का हिस्सा था 70 साल पहले, लेकिन जो आइडियोलॉजी है उस पर कभी नहीं बोलेंगे। उस आइडियोलॉजी जो मार के गए हैं, उस किस आइडियोलॉजी से आते हैं उस पर नहीं बोलेंगे, उन्हें ये भटके हुए नौजवान बताएंगे। ये है असली मामला, ठीक है। राष्ट्रवादी छवि बनाने में सिर्फ उसे धुबने में 5 महीना का ही टाइम लगा है। जैसे मैंने आपको बताया कि अटैक होता है, अटैक के बाद में जो है ये जो है पाकिस्तान को गलियाना शुरू करते हैं कि उन्होंने हरामजादों ने ये किया है, वो किया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भारत को काटने वाले हैं, उनको बच्चे बता रहे हैं, ठीक है। 5 सीट जीत गए हैं बिहार के अंदर विधानसभा की, तो फूले नहीं समा रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि अपनी जमीन बन रही है। अभी बंगाल के अंदर इन्हें लग रहा है कि अपनी जमीन बन रही है, अभी भारत के उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, इन्हें लग रहा है अपनी जमीन बन रही है। तो ये जमीन है ना, ये आपकी जमीन खिसक रही है, आप ऐसा समझिए। तो इनको पहचानने की जरूरत है, ये असली क्या है ना, ये देखो ये साफ है, यहां से साफ है ना, ये सब पहचानने की आवश्यकता है, इन्हें पहचानो। जब विपक्ष खामोश था, ओवैसी बोल रहे थे। ओवैसी क्यों बोल रहे थे, विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा था? विपक्ष के पास में अलतकैया का जो है वो एक शील्ड नहीं है, वो अलतकैया नहीं कर सकते। याद रखना, ओवैसी अलतकैया कर सकते हैं क्योंकि उन्हें मजहबी छूट है, लेकिन अखिलेश या फिर और कोई जो है वो अलतकैया नहीं कर सकते, उनका वोट तुरंत साफ हो जाएगा। समझ गए, इसके पीछे की साइकोलॉजी आप समझिए। अब वही है कि 25 पहलगाम जम्मू कश्मीर सब की जो हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया, एक बयान दे दिया, एकदम राष्ट्रभक्त हो गए हैं। प्रतिक्रिया वही है, तमाम विपक्षी दल चुप थे। चुप क्यों थे? क्योंकि इनको जो है अलतकैया की छूट नहीं है, ठीक है। इनका वोट तुरंत खिसक जाएगा। राष्ट्रवादी मुस्लिम भाईजान का उदय वही है जो मैंने आपको बताया। ये राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं भाई? उम्मा का कंसेप्ट क्यों नहीं समझते? उन्होंने कभी कहा ही नहीं है मैं राष्ट्रवादी हूं। उन्होंने भाई उनका है उम्मा चलता, राष्ट्र नहीं चलता, समझ गए। अब बात वही आती है कि माहौल माथे पर जो तिरंगा है वो सब क्या है? हिंदुस्तान देखना है पे, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल दिया, बस हो गया गदगद मामला, ठीक। शेर के मुंह में खून लग गया है। बात वही है कि भाई इनको जो है सीमांचल में 5 सीट आ गई हैं, और बात वही है कि ये वहां जहां पर ये हिंदुओं का वोट काट सकते हैं, इस तरह के नारेबाजी वो करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें छूट है, इतनी मजबूरी छूट है। बिहार चुनाव में सीमांचल में 5 सीटों पर चुनाव जीतकर इसका जो भूख है वो बढ़ गई है, और उन्हें लग रहा है कि भाई यूपी में भी, जैसे मैंने आपको बताया है, और ये हिजाब वाली जो महिला है, ये मैंने आपको बता दिया, एक तो डेमोग्राफी और एक ईरान वाला जो मुद्दा है, और दूसरा जो लोग अतिवादी है उनसे मैं सहमत नहीं हूं कि वो ऐसा चाह रहे हैं। विकास बनाम रूढ़िवादी मानसिकता। वैसे तो धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्या चाहिए? बुर्के वाली। तो ये भी दोहरा चरित्र जो है ना, ये नहीं चलेगा यार। अब इंटरनेट का समय है, सोशल मीडिया का टाइम है, आप ये सब नहीं कर सकते, समझ गए। आपकी जो बक्कल उतारने के लिए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको अच्छे से तुम्हारा चरित्र क्या है उसे समझाने के लिए लोग बैठे हुए हैं। देश तोड़ने वालों को बताया बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया, एक दिल्ली के अंदर 53 लाशों का हत्यारा है, ठीक है ना, और एक देश को काटने का, लेकिन दोनों बच्चे हैं। अब समझ रहे दोनों बात? एक ने 53 लाशें गिरवा दी 2020 में दिल्ली दंगा करा करके, और एक कह रहा कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को काट दो, और दोनों बच्चे हैं। ये है इनका देश प्रेम। यानी कि ओवैसी के लिए बच्चे कैसे हो सकते हैं? यानी कि जो देशद्रोही है वो बच्चा कैसे है? और अगर देशद्रोही का तुम समर्थन कर रहे हो तो फिर तुम राष्ट्रभक्त कैसे हो? ये दोनों बात साथ साथ तो नहीं चल सकती। एक जिसका तुम समर्थन कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेल देने से मना कर दिया, यूएपीए उस पर लगा हुआ है, ठीक है, यूएपीए उस पर लगा हुआ है, लेकिन आप कह रहे हो सब बच्चा। इसका मतलब आप उसको क्या बता रहे हो? क्या बता रहे हो? आप उसे निर्दोष बता रहे हो। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो देशभक्त है वो देशद्रोही का साथ खड़ा है, फिर कह रहा मैं देशभक्त हूं। कैसे भाई? ये दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। ये जो दोहरा चेहरा है इसे पहचानने की आवश्यकता है। और बात वही आ जाती है, शहबाज शरीफ को जो है ललकारना आसान है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन आप इनसाइड समझिए, यानी कि जो असली खतरा है वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। असली खतरा यह है जो तुम्हारे देश को काटने की बात कर रहा है, जो 53 लाश गिरा देगा दिल्ली के अंदर, ऐसे दंगे करा देगा। असली खतरा ये है, और उनके साथ खड़ा हुआ है आपका ये राष्ट्रभक्त। इस ऐसे राष्ट्रभक्तों से जो है, अलग अलग पार्टी में ऐसे राष्ट्रभक्त हैं, याद रखना, नाम से कुछ नहीं रखा। वो ओवैसी हो सकता है, वो कोई हिंदू नामधारी हो सकता है, कोई क्रिश्चियन हो सकता है। याद रखना आपके अस्तित्व के लिए क्या है और उसके मायने क्या है वो भी समझ लेना। ओवैसी नकली सेहरा उतार चुका है, और बात वही है कि राजनीतिक रोटियां हैं कि जितनी बटोरी जा सके बटोर लो। हिंदुओं में जो है डिवाइड करो, जाति के नाम पर तोड़ो और राष्ट्र के नाम पर तोड़ो। समझ गए मेरी बात? तो ये है सारा का सारा, और मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीका से जो है ओवैसी का असली चेहरा क्या है, और आप समझ सकते हैं। निर्णय आप लीजिए, कमेंट करके बताइए कि वास्तव में ओवैसी का असली मकसद क्या है। क्या ओवैसी अलतकैया कर रहे हैं क्या?
और अल तकैया वो कर सकते हैं, और वो भी मैंने आपको बता दिया कि भाई और लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस वीडियो से अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके जाना बताना, ठीक है। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, पूरी वीडियो देखा करें आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो देखी इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।